हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग लाइव प्रोसेस वन शॉर्ट वीडियो करने वाले हैं, जिसमें जो पूरा लाइव प्रोसेस है मैं आपको विद डायग्राम बताने वाला हूँ। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, ऐसा बताऊंगा कि आपको पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए इसी अच्छी बात पे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं इसको टॉपिक वाइज नहीं बताऊंगा, आपको मतलब बता दूंगा कि डाइजेशन है, और डाइजेशन के अंदर जितना भी आता है मैं सब आपको बता दूंगा। अगर मैं वैसा करता हूँ तो उससे कुछ नहीं होता, सिर्फ रटना होता है। ये लाइफ प्रोसेस रटने वाली चीज़ नहीं है, इसको दिमाग में बैठाना चाहिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहली बार लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे हैं जब तक, तो बेसिकली हम लोग इसका पहले लाइफ प्रोसेस समझेंगे कि लाइफ प्रोसेस का मीन्स क्या है। तो वो सारे प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी में बेसिक जो एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करते हैं, और जो फंक्शन करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जो जैसे आप खाना खाते हैं तो खाना डाइजेस्ट कैसे होता है, वो एक प्रोसेस हो गया। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे उसको क्या बोलते हैं। अगर आपको कोई प्रोटीन अगर एक पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में करनी है तो एक प्रोसेस हुआ। मतलब ऐसे सारे प्रोसेस जो हमारी बेसिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, उसको हम लोग बेसिकली लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे? दो those processes which involve in the basic activities and function for the survival of a body for maintenance of living being are known as life process। और इसको मैं आपको एक सेकेंड नेम भी बनाता हूँ। लाइफ प्रोसेस को हम लोग मेंटेनेंस प्रोसेस भी बोलते हैं, क्योंकि लाइफ प्रोसेस जो होता है वो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए ही प्रोसेस किए जाते हैं। तो बेसिकली उसको मेंटेनेंस प्रोसेस भी बोल दिया जाता है। ओके, वैसे इसमें इसमें 6 लाइफ प्रोसेस दी गए हैं, बट अब जो हम लोग हैं फोर फोर लाइफ प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले लाइफ प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा न्यूट्रिशन। तो जो बेसिकली न्यूट्रिशन है वो जो हम लोग डेली फूड खाते हैं, जिससे उससे जो न्यूट्रिशन यूटिलाइज करते हैं उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जो फूड में तो हम लोग जो न्यूट्रिशन उसकी सब फिर डेफिनेशन क्या बनाएंगे। तो बेसिकली जो न्यूट्रिशन होता है ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो फूड है उसको इनटेक करते हैं और उसके जो न्यूट्रिएंट्स उसको यूटिलाइज करते हैं बॉडी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। तो अगर आपको अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप कैसे लिखेंगे? तो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस इज taking up of food and the utilization of nutrients for fulfillment the body requirement। ओके, जो न्यूट्रिएंट्स आपके बेसिकली क्या हो गया? रफेज हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, ये सब जो होते हैं ये इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट्स अगर आपसे बोलता है कि व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो आपको सीधा सीधा आंसर देना है। जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जो हमारी बॉडी को तो बेसिकली जो हमारे न्यूट्रिशन है वो 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं ये सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। ये जो अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं ये सेल्फ बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। बेसिकली आप जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसको आप प्लांट से कह सकते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना सेल्फ फूड प्रिपेयर करते हैं, उनको ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। और जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉप्स में। समझिए मैं बोल रहा हूँ, जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है ये पूरा डिपेंड होता है ऑटोट्रॉप्स में। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है उसमें बेसिकली आते हैं ह्यूमन बींग्स और पैरासाइट्स एक्सेट्रा, बाकी चीज़ें आती हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके 2 टाइप होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉप और काइमो ऑटोट्रॉप। तो बेसिकली वो आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ ऑटोट्रॉपिक पढ़ना है, उसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ना है। लेकिन जो हेटेरोट्रॉपिक है उसके 3 टाइप होते हैं। जो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं। जो पहला होता है वो सेप्रोफाइटिक होता है, और जो दूसरा होता है वो पैरासिटिक होता है, और जो तीसरा होता है होलोजोइक होता है। जो सेप्रोफिटिक होता है ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से जो होता है ये अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर जो भी होता है, जो सड़ा गला जो भी होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो बेसिकली जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है उसमें आते हैं, तो इसमें जो ज़्यादातर आते हैं जो सेप्रोफाइटिक उसमें ज़्यादातर बैक्टीरियाज आते हैं, जैसे जो राइजो राइजोपस हो गया, मोल्ड हो गया, मशरूम हो गए, ये सब सेप्रोफाइटिक में आते हैं। ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं।
और मैं आपको एक और बता दूँ, जो सेप्टोफिटिक न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग सेप्टोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन में। तो बेसिकली जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है, आप लोगों ने सुना होगा वर्ड पैरासाइट। तो पैरासाइट बेसिकली वो होते हैं जो अब खुद के न्यूट्रिशन के लिए दूसरी लिविंग बॉडी पे डिपेंड होते हैं। याद कर समझिएगा, मैंने सेप्टोफाइटिक बोला था डेड बॉडी पे, ओके, और जो मैं पैरासाइटिक बोल रहा हूँ वो एक खुद लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और किसी लिविंग बॉडी पे ऊपर डिपेंड होते हैं। इसको आप मॉस्किटोज में आप मैं समझाता हूँ कि जैसे मॉस्किटोज आते हैं आपकी स्किन में, जो मॉस्किटो होता है वो हम लोग को जो वो एनीफिली मेल फीमेल एनोफिली होता है, वो जो हम लोग को बाइट करता है। तो बेसिकली आता है हमसे, जो ब्लड ले जाता है उससे अपना न्यूट्रिशन वो आगे बढ़ाता है। तो जो उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। और पैरासाइट जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने बताया, एक लिविंग बॉडी पे डिपेंड होता है। ये विदाउट किलिंग जो दूसरे की बॉडी होती है उससे अपना, और वो जिससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे आप मॉस्किटो आया आपसे अपना न्यूट्रिशन ले गया, तो आप उसके लिए होस्ट हो गए, उसको हम लोग होस्ट बोलते हैं। और जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है इसके दो टाइप होते हैं, एंडो पैरासिटिक और एक्टो पैरासिटिक। जो एक्टो पैरासिटिक होता है, ये एक्सटर्नल पैरासाइट आते हैं जो हमारी बॉडी के बाहर से ले जाते हैं। मतलब कि जो मॉस्किटो हो गया, ये एक्टो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन से हो गया, ओके। और जो एंडोपैरासाइट होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर रह के जो हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं, वो एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन में आते हैं। बेसिकली ये इंटरनल पैरासाइट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं और हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया जो मलेरिया कॉज करता है, और जो ट्राइपेनोसोमा हो गया, ये शायद स्लीपिंग सिकनेस होता है, स्लीपिंग सिकनेस का होता है ट्राइपेनोसोमा। और जो लेशमेनिया हो गया जो कि कालाजार होता है, वो लेशमेनिया जो पैरासाइट होता है उसी की वजह से होता है। ये हमारी बॉडी में रह के अपना न्यूट्रिशन लेता है जो हमको हार्मफुल कर जाता है, ओके। तो बेसिकली पैरासिटिक न्यूट्रिशन में बस इतना ही था और कुछ नहीं था। अब हम लोग बढ़ेंगे। एक मिनट में आपको एक और पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक और चीज़ बता दूँ, जो शायद ही आप लोग ने कैस्कोटा प्लांट का नेम सुना होगा बहुत अच्छे से। कैस्कोटा आप बोल सकते हैं अमरबेल। जो अमरबेल होता है उसके पास जो रूट्स होती हैं, वो उनको सकिंग रूट्स बोलते हैं, इनको बेसिकली हॉस्टेरिया बोलते हैं। वो जो प्लांट होता है वो अपना जो न्यूट्रिशन लेते हैं प्लांट से ही लेते हैं। जो उसकी हॉस्टेरिया रूट्स होती हैं वो प्लांट के ऊपर उधर पर ऑब्टेन कर हाउस के ऊपर डालते हैं, हाउस प्लांट के ऊपर, और अपना फूड और वाटर उसी से लेते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया, इसको याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया आर द सेकंड ग्रुप्स ऑफ कैस्कोटा प्लांट्स, ओके। अब आप लोग आ जाते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा क्योंकि हमारी बॉडी से ही रिलेटेड है। इस वजह से एग्जाम में ज़्यादातर इसके बारे में क्वेश्चन पूछ। तो बेसिकली जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, अगर मैं आपको इसकी एक सिंपल डिफिनेशन बताऊं, जो मैं आपको बता रहा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, इसकी आपको सिंपल डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, सो इंगल्फिंग ऑफ फूड टू टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द फूड इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। मतलब आप जो फूड होगा उसको डायरेक्ट इनटेक करेंगे और उस फूड से आप न्यूट्रिशन है वो आप यूटिलाइज करेंगे, जितना उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स है उसको हम लोग अगर हम जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, अगर हम उसको ऑर्गेनिक्स के सोर्स के उस पर अगर उसको डिवाइड करें, तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप होते हैं उसके। आप लोग ने ये 6th क्लास, 5th क्लास, 4th क्लास इन सब में पढ़ा होगा। ये इसके जो 3 टाइप है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। जो आपको मैं बताने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टाइम पास होगा, आप लोग बहुत अच्छे से इन सब से फेमिलियर होंगे, ओके। इसके अगर मैं एग्जांपल दूँ होलोजोइक न्यूट्रिशन के, तो बेसिकली होलोजोइक न्यूट्रिशन के एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, ह्यूमन बीइंग हो गया, ये सब होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट जो फूड है इसको इंगल्फ करते हैं। अब हम लोग आते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। तो ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसपे जो ऑर्गेनिज्म होता है प्रिपेयर करता है अपना खुद का फूड, अपने न्यूट्रिशन को, अपने जो न्यूट्रिशन होता है उससे लेता है। तो बेसिकली हम लोग इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन बाय विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर देयर ओन फूड इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें जो ऑटो का मतलब होता है, आप ऑटो कहते नहीं कि ऑटोमेटिक है, तो ऑटो का बेसिकली यहाँ पर वही मीन्स है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और टॉपिक का मतलब है यहाँ पर न्यूट्रिशन, ओके। तो जितने भी ग्रीन ब्लू एल्गी होते हैं ये सब आते हैं इस एग्जाम्पल में, आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है।
तो ये क्योंकि ये इस वजह से अपना फूड बना पाते हैं। अब हम लोग इसके आगे वाला प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली हम लोग इसके फूड प्रोसेसिंग की बात करेंगे। तो आपने फोटोसिंथेसिस बहुत पहले पढ़ा होगा। अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, बट थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस होता है, ये एक ग्रीन प्लांट्स का ऐसा प्रोसेस होता है जिस पे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो बेसिकली आप इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे अगर आपको लिखने में आ जाती है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ बताइए आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ, विद द हेल्प ऑफ वाटर, CO2, सनलाइट एंड क्लोर। तो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, फिर ये अपन लोग ये जो जो मैंने आपको जितने भी इसके बताए कंपोनेंट्स की, इसको वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ये बेसिकली आते कहाँ से हैं? तो हम लोग अब इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिकली आते कहाँ से हैं। जो CO2 होती है, जो प्लांट होता है उसकी लीव्स में एक स्मॉल स्मॉल पोर्स होती हैं जिसको हम लोग स्टोमाटा बोलते हैं या फिर स्टोमेटल पोर्स बोलते हैं। तो जो CO2 होता है उधर ही से आता जाता है। ओके, मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके आगे एक प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन, जिससे ये स्टोमाटा का पूरा रिलेटेड है। पर मैं अभी आपको शॉर्ट बता दे रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जो CO2 होता है वो इधर पर लिप्स में प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटल पोर्ट। वो यहाँ से अपना CO2 लेते हैं। अगर जो उनकी जो अगर उन लोग को लाइट की भी, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, तो वो जो सनलाइट लेते हैं, वो बेसिकली इनके अंदर, लीव्स के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम लोग क्लोरोफिल बोलते हैं। उस क्लोरोफिल के अंदर ये सनलाइट को लेते हैं और जो अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसको फर्दर प्रोसेसिंग करते हैं। और जो उन लोग के अंदर जो मैंने आपको बताया कि वाटर की ज़रूरत होती है, तो बेसिकली जब वो वाटर लेते हैं, वो बेसिकली रूट से लेते हैं, जो उसकी रूट्स होती हैं, वो रूट से वाटर लेते हैं। ये प्रोसेस होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस होता है हर जगह। आप बस पूरे प्लांट का अगर आपको बताएं तो बस हर जगह डिफ्यूज़न होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और कुछ आपको पूछने में इसमें फोटोसिंथेसिस में नहीं आएगा। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, जो प्लांट को रिक्वायर्ड होती है एनर्जी, उस एनर्जी को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। बट जो एनर्जी उनके अंदर लीव्स में स्टोर रहती है उसको हम लोग स्टार्च कहते हैं। मतलब अगर वो एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में यूटिलाइज करेंगे, बट अगर वो स्टोर कर रहे हैं तो वो बेसिकली स्टार्च के फॉर्म में होगी। ओके, और तो फिर हम लोग इसी के बेसिस पे इसकी एक रिएक्शन होती है जिसको हम लोग धोखे से पढ़ेंगे। सर कह रहे हैं धोखे से पढ़ेंगे। बेटा उसको पढ़ना है, मतलब मैं आपको इंटरटेन करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग बोल रहा हूँ। तो बेसिकली जो इसकी रिएक्शन होती है वो होती है 6CO2 प्लस 12H2O। तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो वाटर लेते भी हैं और उसको यूटिलाइज करके को एलिमिनेट भी करते हैं। तो बेसिकली जो हमारा रिएक्टेंट हो जाता है इसमें, वो जैसा कि मैंने आपको बताया था, CO2 चाहिए तो होती है, वाटर चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको बेसिकली समझिए कि क्या क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 6CO2 प्लस 12H2O। उसके बाद इसमें क्या रिक्वायर्ड होगा हम लोग को, क्लोरोफिल होगा और सनलाइट होगा। क्लोरोफिल सनलाइट होगा, उसके बाद प्रोडक्ट हमारा क्या बन रहा है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है C6H12O6, जिसको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस 6CO2, उसको हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, और प्लस 6H2O जिसको हम लोग वाटर बोलते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब हम लोग जो फोटोसिंथेसिस है उसके इम्पोर्टेंस इवेंट को जान लेते हैं। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस में इम्पोर्टेंस इवेंट है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्लोरोफिल से सोलर एनर्जी वो लोग लेते हैं, और जो ये होता है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो हमारा तीसरा इवेंट होता है वो होता है रिडक्शन ऑफ CO2 इंटू ग्लूकोज। जो मैंने आपको बताया था कि CO2 लेते हैं और ग्लूकोज उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो बस यही 3 इवेंट्स होते हैं। अगर आप लोग क्या एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि आपके दिमाग में अब क्या क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं क्या वो भी इसी तरह से फोटोसिंथेसिस करते हैं? तो इसका जो मैं आंसर दूंगा, कहूँगा बिल्कुल। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। बेसिकली ग्रीन प्लांट्स नहीं भी होते हैं, आप कहेंगे कि ब्राउन होता है, कोई किसी की लीफ येलो होती है, वो करता है। मैं कहूँगा हाँ बेसिकली वो करता है, लेकिन
जैसे हमारे ग्रीन प्लांट में जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, वैसे ही जो अदर लीव्स होती हैं उनकी, जैसे येलो लीव्स हो गई, उसमें कुछ और पिगमेंट पाया जाता होगा जिसके थ्रू वो लोग जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करते होंगे। तो मैं आपको डेजर्ट प्लांट के बारे में बता दूं। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो बेसिकली फोटोसिंथेसिस तो करते हैं, बट वो डे टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, बाकी सब प्लांट जो सनलाइट चाहिए होती है, सब कुछ चाहिए होता है, फिर वो अब फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाता है? तो मैंने जैसे कि आपको बताया, जो एडेप्टेशन होता है हर प्लांट का, वो उसके उस एरिया के हिसाब से ही होता है। तो जो डिजर्ट प्लांट होते हैं वो बेसिकली नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। और इसका एक रीज़न भी बताता हूँ क्यों नाइट पे करते हैं। क्योंकि अगर जो डेजर्ट में आप जानती हैं बहुत गर्मी होती है, वो धूप होती है, और जो आपने ये भी देखा होगा जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं ज़्यादातर थॉर्नी बुशेस होती हैं उनके अंदर। थॉर्नी बुशेस से मेरा मतलब है कांटेदार प्लांट्स होते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो बेसिकली ये इस वजह से होता है क्योंकि जो एक ट्रांसपीरेशन वर्ड है जो आप आगे पढ़ेंगे, बस उसका मैं एक ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। एक ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है जिससे जो प्लांट का वाटर है बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। उस वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए उनका जो एडेप्टेशन होता है वो नाइट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इसलिए करते हैं ताकि जो उनका वाटर लॉस है वो प्रिवेंट हो सके। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में इतना ही था और कुछ नहीं था। अगर मैं आपको इसकी जो रिक्वायर जो भी था CO2 क्लोरोफिल इनके अंदर का बताऊं, तो इनमें ज़्यादातर कुछ है नहीं वैसे। मैं तो बेसिकली जो आपके सामने है ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जिसपे जो लाइन होती है ज्वाइन करती है एक दूसरे को, इसको हम लोग लेमिलाई बोलते हैं। और जो है ये पूरा एक बंडल, इसको हम लोग थाइलाकॉइड बोलते हैं। जो मैं आपको ये डार्क डायरेक्शन में बताने वाला हूँ, ये थाइलाकॉइड ये क्या सब होता है अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, बट आप स्ट्रक्चर सब समझ लीजिए। इसको हम लोग इसको पूरा बंडल होता है उसको हम थाइलाकॉइड बोलते हैं। बट जो है कि सिंगल पीस है, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये जो सिंगल पीस है इसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं ग्रेना या फिर ग्रेनम। ओके। और जो ये हमारे जो यहाँ पर जो फ्लूइड है जो ब्लैक कलर से, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। या आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और जो ये इसका जो शेप होता है उसको हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूमेन। इसको हम लोग लैमिना भी बोलते हैं। जो इसका सरफेस होता है फ्लैटेंड होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लैमिना जो होता है क्लोरोप्लास्ट में लीफ में किस शेप में होता है, तो फ्लैटेंड शेप होता है। ओके। तो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट में इतना ही था और कुछ नहीं था। जो उसका प्लूरल नेम होता है वो होता है ग्रैनम, और जो सिंगुलर नेम होता है वो होता है नहीं, जो प्लूरल नेम होता है वो होता है ग्रैना, और जो सिंगुलर नेम होता है वो है ग्रैनम। बेसिकली ये जो ग्रैनम डिनोट कर रहा है, ये एक सिंगल से जो ऊपर एक बंडल है उसको डिनोट कर रहा है। अगर हम लोग अब स्टोमाटा में आ जाते हैं, तो स्टोमाटा में क्या क्या हो। और मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना भूल गया कि जो इसकी लोकेशन होती है, जो लीफ का क्रॉस सेक्शन होता है, ग्रीन लीफ का जो क्रॉस सेक्शन होता है, अगर हम लोग उसको अंदर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो वो हम लोग को जो क्रॉस सेक्शन होता है वही होता है क्लोरोप्लास्ट रिप्रेजेंट होता है। ओके। अगर हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखें, वैसे आप इतना ही आपके सिलेबस में है। अगर आप और डीपली जानना चाहते हैं तो एक स्ट्रक्चर होता है इसका, आपके बुक में बना होगा। मैंने हमेशा कहा है कि जब आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो बुक से भी पढ़िए, ताकि जो आपके और डाउट्स हैं वो अराइज होके आए और आप मुझसे पूछ सकें। तो बेसिकली जो उसका जो एपिडर्मिस होता है क्लोरोप्लास्ट का, उसकी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है एपिडर्मिस, उसके जस्ट बिलो होता है मेसोफिल सेल्स। जो मेसोफिल सेल्स होती हैं ये ग्रीन कलर का पिगमेंट करती हैं, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर रहता है तो क्लोरोप्लास्ट में देखते हैं। चलिए अब स्टोमाटा की तरफ बढ़ते हैं आप लोग। तो बेसिकली जो हमारे सामने है ये स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। ये स्टोमाटा जो है ये ओपन है, और जो ये वाला है ये क्लोज है। ओके। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया, तो प्रोटेक्टिव लेयर होती है एपिडर्मिस, तो वो सब में प्रेजेंट होती है। और इसकी जो वॉल होती है वो थिक होती है, और आउटर वॉल जो होती है वो थिन होती है। इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, वॉक्यूल पाया जाता है, गार्ड सेल होता है, एक स्टोमेटल पोर्स होता है, जिससे जो गैसेस एक्सचेंज है वो स्टोमेटल पोर्स से ही होता है। जैसे मैं आपको बताया था, स्टोमाटा जो CO2 लेता है उसको स्टोमेटल पोर्स से ही लेता है। तो बेसिकली जो इसकी गार्ड सेल की जो ओपनिंग होती है और क्लोजिंग होती है, एक ऑक्सीन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। याद रखिएगा अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है जो ओपनिंग और क्लोजिंग इसकी कैसे होती है, तो एक ऑक्सीन होता है जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
और ये जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, जो मैंने आपको बताया था कि वाटर को लॉस होने से प्रिवेंट करता है। जैसे ही वो फोटोसिंथेसिस के लिए जो CO2 होता है वो गेन कर लेता है, उसके बाद जो गार्ड सेल्स होती हैं वो अपने आप क्लोज हो जाती हैं। और जो अगर इसके अंदर अगर वाटर का जो अब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वो ट्रांसपिरेशन जो प्रोसेस होता है उससे वाटर लॉस कर देता है, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाती है। जो ट्रांसपिरेशन होता है ये हेल्पफुल भी होता है, और इसके एडवांटेज भी होते हैं, डिसवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस कैसे कह सकते हैं? एडवांटेजेस ऐसे कह सकते हैं कि अगर जो गार्ड सेल है वो काफ़ी स्वेल हो गया है, तो इसकी वजह से ब्लास्ट ना हो, तो जो ट्रांसपिरेशन सनलाइट आती है इससे वाटर लॉस करवा देती है, जिसके लिए हेल्पफुल हो जाता है। बट अगर ओवर वाटर लॉस हो गया तो उसके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो उसके लिए बहुत एडवांटेजेस और डिसवांटेजेस हो सकते हैं। और इसके बस इतना ही था, जितना मैं आपको कंपोनेंट्स बताए थे। और एक अदर मटेरियल्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, अदर रॉ मटेरियल्स। तो बेसिकली वो होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन और मैंगनीज, जो ये लोग लेते हैं प्लांट्स अपने सॉइल से। और इनमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स हैं वो है नाइट्रोजन और सल्फर, जो कि जो प्रोटीन और सिंथेसिस के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर एलिमेंट रोल प्ले करता है। तो बेसिकली जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म होता है ये 2 स्टेप्स में होता है। एक होता है लाइट रिएक्शन, एक होता है डार्क रिएक्शन। तो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन होता है वो ग्रैनम में होता है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वो स्ट्रोमर में होता है। तो पहले बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं डार्क लाइट रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट से जो पहले रेज आती हैं उसी की वजह से जो होता है डार्क रिएक्शन का प्रोसेस हो पाता है। तो बेसिकली जो लाइट रिएक्शन होती है उसको हम लोग बायोकेमिकल फेज भी बोलते हैं, और डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेसिस फेज बोलते हैं। आप ये याद रखिएगा, इसके सेकेंड नेम से भी आ सकता है कि लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं। तो बेसिकली आप बोलेंगे बायोकेमिकल फेज। तो जो लाइट रिएक्शन होती है ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है, जो थायरोकॉइड मेम्ब्रेन में होती है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि जब लाइट रिएक्शन, तो बिना क्लोरोफिल के कुछ काम ही हो ही नहीं सकता। तो आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि ये ग्रैन। तो जब सनरेज जब लाइट आती है और जो ग्रैना में पड़ती हैं, तो बेसिकली वो जो सनरेज होती हैं फोटोलाइसिस करती हैं। इसका जो पहला स्टेप होता है बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट को सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद जो उसका सेकेंड स्टेप होता है वो होता है फोटोलाइसिस, जिसमें जो सनलाइट आती है वो जो वाटर एब्जॉर्ब किया होता है रूट से, उसको वो स्प्लिट करती हैं। वो उसको स्प्लिट करती हैं 2H2O, जिसको वो स्लिप करती हैं 4 हाइड्रोजन पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स एलिमिनेट करती हैं, और एक O2 एलिमिनेट करती है। ये ऐसा क्यों करती हैं ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। तो बेसिकली ये क्योंकि इसको एक आगे एनर्जी बनानी पड़ती है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है उसका यूज होता है। तो बेसिकली जब हम लोग को ADP होना होता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो बेसिकली उसमें जो ये फॉर्मेशन होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट का, देखिए जैसे ये इधर बन रहा है, ये जो API है ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और जो प्लस एनर्जी जो मिली है हमको, वो जो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में जो एनर्जी मिली है, जो 4H+ है वो प्रोटॉन होता है, और E होता है इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन निकलता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बोलते हैं उसको। तो बेसिकली वो जो पूरी एनर्जी होती है एक तरीके से, और जो ADP के फॉर्मेशन में हेल्प करती है, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी इक्वल टू ADP। ये रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है कि मल्टीपल चॉइस, आपको जैसा पता है कि मल्टीपल चॉइस आना है इस बार का सिलेबस, तो मैं आपको उसी की तरीके से बता रहा हूँ। तो ओके, जब ADP हमारा फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ATP फॉर्मेशन के लिए। तो बेसिकली जो ATP फॉर्मेशन होता है, जो ATP होता है वो ADP से ही बना होता है। तो जो बेसिकली ADP होता है उसका स्मॉलेस्ट फॉर्म, ATP का मतलब छोटा भाई समझ सकते हैं आप, और ये ATP बड़ा भाई होता है। तो जब हम लोग ATP का फॉर्मेशन करेंगे तो ADP जो होता है फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से ज्वाइन होके ATP फॉर्मेशन करता है। वो पहले इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस एनर्जी से हुआ था, जो कि हम लोग ने वाटर से निकाली थी। अब वो ADP जो है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से फिर ज्वाइन होके ATP का फॉर्मेशन कर रहा है। जो हमारा ATP है वो हम लोग को एक आगे जो हम लोग का डार्क रिएक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो
तो अब हम लोग जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जिसमें ये आप सब देख रहे होंगे इस डायग्राम में, जो NADP है या NADPH है, ये कैसे फॉर्म हुआ है। जो ये लिखा है इससे आपको कोई मतलब नहीं है, डायग्राम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिया है कि कैसे होता है। तो बेसिकली एक जो एनर्जी होती है जो इलेक्ट्रॉन को स्टोर करता है, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन को स्टोर करके एक एनर्जी होती है जिसको बोलते हैं NADP। वो बेसिकली हाइड्रोजन से ज्वाइन होके H+ से ज्वाइन करके वो NADPH को फॉर्म करती है। जो NADP का जो फुल फॉर्म होता है, जो उसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिसिन डाइफॉस्फेट या फिर डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसको डाइफॉस्फेट फॉस्फेट भी बोल सकते हैं और डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो बेसिकली डायरेक्ट रिएक्शन में बस इतनी प्रोसेस डायरेक्ट रिएक्शन में बस इतनी प्रोसेस होती है। तो इसमें सिर्फ जो होता है ये आधी रिएक्शन होती है, इसमें पूरा जो ग्लूकोज होता है उससे वो निकलता नहीं है। इसमें सिर्फ एनर्जी का फॉर्मेशन होता है जो आगे हम लोग को सिंथेसिस करने में यूज होती है। जो हमारा सिलेबस है उसमें पूरा ग्लूकोज इन दोनों रिएक्शन से नहीं बताया गया, वो हम लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। बट जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो हम लोग को आधी बताई गई है। ओके, तो बेसिकली जो डायरेक्ट रिएक्शन होती है उसको हम लोग केल्विन साइकिल बोलते हैं। ये मेल्विन केल्विन ने इसको बताया था, डिस्कवर किया था, इस वजह से इसका नाम पड़ गया केल्विन साइकिल। तो बेसिकली जो ये केल्विन साइकिल होती है, जो मैं आपको डायग्राम बता रहा हूँ ये सब देखने के लिए है, समझिए जो मैं बता रहा हूँ। ओके, तो बेसिकली जो केल्विन साइकिल होती है इसका जो फर्स्ट सिस्टम होता है ये एडिशन होता है CO2 का। ये कैसे एडिशन होता है, ये कंपाउंड से रिएक्ट करती है। ये कंपाउंड होता है जो CO2 को ऐड करता है, जो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, वो होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट। तो जो बेसिकली जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट होता है ये किस प्रेजेंस में, तो बेसिकली जो ये जो RUBP इसको बोलते हैं, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, RUBP होता है। ये किसकी प्रेजेंस में CO2 का एडिशन होता है। ये रुबिस्को होता है, रुबिस्को एक एंजाइम होता है जिसके प्रेजेंस में ये एक चीज़ बनाता है जिसको बोलते हैं PGA। ये 2 PGA बनाता है। बेसिकली RUBP प्लस CO2 एडिशन करके 2 PGA बनाता है। उस 2 PGA को बोलते हैं फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं। तो बेसिकली जो रुबिस्को होता है इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो कार्बोक्सिलेज का जगह बेसिकली मतलब है जो CO2 को अट्रैक्ट करे, ऐड करे। ओके, तो केल्विन साइकिल में जो हमारा ये फर्स्ट PGA 2 PGA बना था वो प्रोसेस खत्म हुआ है। अब हम लोग बढ़ते हैं GAP के बाद। GAP जो है उसके बारे में आपको अभी नहीं पढ़ना है, वो हमारे उसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस आता है डायरेक्ट रिएक्शन में वो होता है रिडक्शन ऑफ ATP। तो बेसिकली जो रिडक्शन होता है ATP का वो होता है ADP प्लस IP पे रिड्यूस हो जाता है, और NADPH का रिडक्शन होता है जो कि NAD प्लस में रिड्यूस हो जाता है। एक ट्रायो शुगर बनता है जो C3 और C3 में होता है। तो इसका जो एक ट्रायो शुगर होता है वो मतलब हट रिड्यूस हो जाता है, जिससे ये C5 हो जाता है। बस अब जो हमारा सिलेबस में है बस इतना ही है, इसका पूरा फॉर्मेशन नहीं बता। उसके बाद जो C5 होता है उसके आगे फर्दर रीजनरेशन होता रहता है 5 बार। C5 मतलब कार्बन कार्बोक्सिलेज के 5 उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 5 बार फिर साइकिल चलती है। उसके बाद कहीं जो C6 O6 है वो प्रोड्यूस हो पाता है। तो पहली बात तो जो ये आपसे इस पहली रिएक्शन है वो पूछ भी सकता है जो मैंने बताई। जो दूसरी रिएक्शन है वो प्रोसेसेस के फॉर्म में होती है, आपसे वो कभी पूछेगा नहीं। तो बेसिकली जो हमारा न्यूट्रिशन है ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी का हम लोग बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन